जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें वैदिक और उत्तर वैदिक काल के विषय में पढ़ना है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के 2 चैप्टर पहले करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको पहले सिलेबस डिस्कस किया गया है, उसके बाद जो है चैप्टर वाइज क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आज हम चैप्टर 3 में वैदिक और उत्तर वैदिक काल के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें जो भी एक प्रकार से आपको समझ में ना आए, पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई भी टॉपिक में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा आपका जो सिलेबस है चैप्टर वाइज अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा, हर एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराए जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं वैदिक और उत्तर वैदिक काल के विषय में। हमने आपको पहले ही बताया है कि नोट्स आपको जो है मात्र और मात्र 25 रुपये में चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। आपको करना क्या होगा कि जो दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज करना है अपना ये कोर्स टाइटल, जो आपका सिलेबस लगा हुआ है, जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, उसको बताइए, अपना नाम बताइए, यूनिवर्सिटी नेम बताइए। आपको जो है QR कोड भेजा जाएगा। मात्र 25 रुपये पेमेंट करना है। फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का आपको चैप्टर वाइज जितने भी क्लासेस दी जा रही हैं उसके नोट्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नोट्स विद सॉल्यूशन के नोट्स दिए जाएंगे। एक प्रकार से बेहतरीन आपकी तैयारी एक विषय की मात्र 25 रुपये में कराई जा रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप ना लेना चाहें तो बस क्लासेस करिए और यहाँ से हैंड रिटन नोट्स बनाइए और अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। जो आप नोट्स लेंगे तो उससे एक रहेगा कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से सभी नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ क्लासेस करके तुरंत आप रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वैदिक और उत्तर वैदिक काल के विषय में। इसके पहले हमने जो है सिंधु सभ्यता को एक प्रकार से पढ़ लिया है। वैदिक काल, इस काल में वेदों की रचना की गई है, अतः इसे वैदिक काल कहा जाता है। यह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी हमारी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक काल हमारा जो है यह पूर्णतः ग्रामीण था। वैदिक काल जो है 1500 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। आपको बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था, जो है उसके बाद 250 साल का एक प्रकार से संक्रमण काल चलता है। उसके बाद धीरे धीरे उसी में वैदिक काल का जो है एक प्रकार से आरंभ होता है। उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल रहता है। संक्रमण काल के विषय में हमने आपको बता दिया। यहाँ पर भी देखिए टाइपिस्ट ने जो है गलत कर दिया है, ईसा पूर्व यहाँ पर होगा। सिंधु सभ्यता का पतन जो है 1750 ईसा पूर्व तक किया गया था, हो गया था एक प्रकार से। इसके बाद अगले 250 साल धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ और इसी 250 साल को क्या कहा जाता है, संक्रमण काल कहा जाता है। आपको क्या बताया गया, 2500 ईसा पूर्व से जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहता है, सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का काल रहता है। उसके बाद 250 साल क्या चलता है, 250 साल हमारा संक्रमण काल चलता है, जिसमें धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का विकास होता है। और फिर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो है वैदिक काल चलता है। वैदिक काल जो है हमारा वह 2 भागों में विभाजित है। आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं 1500 BC से 600 BC तक जो है, और 1500 से 1000 BC तक हमारा ऋग वैदिक काल रहता है। उसके बाद हमारा 1000 BC से 600 BC तक जो है वह हमारा उत्तर वैदिक काल रहता है। अर्थात वैदिक काल को भी 2 काल में विभाजित किया गया था, 2 काल में था। क्यों किया गया था, एक प्रकार से पहले ऋग वैदिक काल है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल को हम पहले समझेंगे। ऋग वैदिक काल जो है यह काल प्राचीन था। इस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर किया जाता था। यह काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। यह जो काल था इसमें जो जाति का निर्धारण किया जाता था वह कर्म के आधार पर किया जाता था। अर्थात जो युद्ध लड़ते थे वह क्षत्रिय होते थे, जो एक प्रकार से ज्ञान का कार्य करते थे वह ब्राह्मण होते थे, जो सेवा करते थे वो एक प्रकार से वह वैश्य होते थे, और ऐसे शूद्र होते थे। तो ये कर्म के आधार पर होता था। परंतु देखिए आगे चलते समय धीरे धीरे आपको उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलेगा कि वंश के आधार पर जाति का निर्धारण होने लगता है। आप समझ सकते हैं कि एक पिता है, वह जो है बुद्धिमान है, ज्ञानी है, तो वह ब्राह्मण जाति का कहलाएगा, और उसका पुत्र एक प्रकार से युद्ध में प्रतिभाग करता है, युद्ध का एक प्रकार से उसके अंदर कौशल है, तो वह क्षत्रिय
कहलाएगा। तो उसमें जो है कर्म के आधार पर जो है जाति का निर्धारण होता था। कब? ऋग्वैदिक काल में, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। वेद के विषय में हम जान लें तो वेद जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। यह सबसे प्रमुख जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद जो है, वेदों की रचना ईश्वर ने की हुई है, अतः वेद को हम अपौरुषेय कहते हैं। वेद की रचना आपसे पूछा जाए किसने की है तो ईश्वर ने की है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन जो व्यास जी हैं उन्होंने वेदों का संकलन किया हुआ था। अगर पूछा जाए कि रचना किसने की तो ईश्वर ने की हुई है, भगवान ने की हुई है। उसका संकलन किसने किया हुआ है तो कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया हुआ है। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। कितनी थी? 3। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। प्रारंभ में 3 वेद थे जिन्हें हम क्या कहते थे? वेदत्रयी कहते थे, जो ऋग्वैदिक काल में इनका एक प्रकार से रचना हुई थी, यह प्राप्त हुए थे। उसके बाद जो है बाद में अथर्ववेद को इसमें शामिल किया गया, इसलिए वेदत्रयी में इसे नहीं रखते हैं। वेदत्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। और चौथा वेद कौन सा है आपका? अथर्ववेद। अब हम चारों वेदों के विषय में जान लेंगे, फिर ऋग्वैदिक काल के विषय में, फिर उत्तर वैदिक काल के विषय में हम जानेंगे। ऋग्वेद जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 जो है ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे क्या कहा गया है? ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। एक प्रकार से ये गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये आपका जो गायत्री मंत्र है यह सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। और ये कहाँ पर है तो ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। पहली बार शूद्र शब्द का जो प्रयोग है वह ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल जो है बाद में लिखा गया था, जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया था। यह भी एक प्रकार से कहीं पूछा जा सकता है कि आपसे सबसे पहले ऋग्वेद में कौन सा मंडल लिखा गया था तो 7वां, और उसके बाद जो है ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल जो है वह सबसे बाद में लिखा गया है। सोम देवता की चर्चा पूछी जाती है ऋग्वेद में कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में है जो सोम देवता की चर्चा की जाती है। यह जंगल के देवता हैं। ऋग्वेद के जो ज्ञानी होते हैं उसे होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लीजिए कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है और इसके ज्ञानी को जो है हम प्रजापति कहते हैं। इसमें 10 राग युग्ध की जो है चर्चा की गई है ऋग्वेद में। दूसरा हमारा है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इसमें 1549 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को जो है ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी का चर्चा की गई है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद के ज्ञानी को जो है हम उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के ज्ञानी को हम क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से एक प्रकार से हुआ है। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें 1990 मंत्र हैं और इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा की गई है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। इसको 2 भागों में इसीलिए विभाजित किया गया है। जो यजुर्वेद है, गद्य में जो रहता है उसे कृष्ण यजुर्वेद और जो पद्य में है उसे शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। गद्य का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, गद्य अर्थात कहानियाँ जो होती हैं, कहानी के रूप में जो हैं, एक प्रकार से लिखित रूप में कहानियाँ जिस फॉर्म में होती हैं वह गद्य है। और आपके काव्य जो हैं, जो कविताएं रची जाती हैं वह पद्य हैं। तो पद्य रूप में जो है उसे शुक्ल यजुर्वेद और जो गद्य रूप में है उसे कृष्ण यजुर्वेद। आपको जो भी डाउट रहे तुरंत कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपको अच्छे से उसका जवाब दिया जाएगा। तो आगे हम देखेंगे इसके ज्ञानी को क्या कहा जाता है? अधर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद है और धनुर्वेद के ज्ञानी को हम क्या कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं। अभी हम जो एक प्रकार से ज्ञानी हैं, उपवेद है, उनके जो ज्ञानी हैं, इन सभी की एक लिस्ट आपको हम बना के इसमें PDF में दे देंगे। आपको यहाँ पर बता भी देंगे अच्छे से, जो है एक आप जो है टेबल के माध्यम से उसको याद कर पाएंगे। चौथा है अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई है और इसमें 5849 मंत्र और 731 सूक्त हैं। इसमें जादू, टोना, टोटका, वशीकरण, रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा एक प्रकार से की गई है।
अथर्ववेद का उपवेद जो है शिल्पवेद है और अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा हुआ है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद आपको मगध साम्राज्य के विषय में ही पढ़ना है। तो आपको यह कमेंट करके बताना है, आपके जैसे सिलेबस में लगा हुआ है मगध साम्राज्य, लेकिन सिलेबस में दिया हुआ है मगध में जो है कुल मिलाकर जो है एक से अनेक जो है उसमें वंश रहते हैं मगध साम्राज्य में, लेकिन उसमें आपके सिलेबस में जो है सिर्फ मौर्य वंश के विषय में पढ़ाने को कहा गया है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको मौर्य वंश पढ़ा दिया जाए या पूरा मगध अच्छे से समझाया जाए, यह कमेंट करके तुरंत आप बता दें, जिससे कल अगर उसका चैप्टर आपको पढ़ाया जाए तो अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाए। मेरा मानना है कि आपको मगध साम्राज्य पूरा पढ़ना चाहिए। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से उसकी पूरी जानकारी लीजिए। मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, मगध एक प्रकार से महाजनपद था, महाजनपद में साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ, कितने उसमें रहते हैं वंश, उसको हम देखेंगे। तो पूरा उसमें आपको पढ़ाया जाए या सिर्फ मौर्य वंश के विषय में बता दिया जाए, यह आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तो अथर्ववेद जो है उसमें ही सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। अब हम देखेंगे वेद के एक प्रकार से ज्ञानी को और ब्राह्मण ग्रंथ को, उसके उपवेद को और उसके ज्ञानी को हम देखेंगे। ऋग्वेद के ज्ञानी को हम क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। अधर्यु जो है यजुर्वेद के ज्ञानी को और अथर्ववेद के ज्ञानी को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, एक प्रकार से ऋग्वेद का पूरक, एक प्रकार से जो उसमें कुछ भाग जोड़े गए वह ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का आपसे पूछा जाए ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, कौस्तकीय है, ऐतरेय है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय और सतपथ है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपथ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आपके लिए क्या हो जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। ऋग्वेद का उपवेद जो है, देखिए आपको ये पॉइंटर कर दे रहे हैं अच्छे से। ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद जो है गंधर्ववेद है। यजुर्वेद का जो है धनुर्वेद है। और अथर्ववेद का शिल्पवेद, ये आपके जो है उपवेद हैं। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ऋग्वेद के तो आयुर्वेद आप याद ही कर लेंगे। सामवेद में जो है गाने के विषय में बताया गया है, तो सामवेद में गाना के विषय में तो गा से गंधर्ववेद जो है उसका उपवेद हो गया। और उसके बाद जो है यजुर्वेद है। यजुर्वेद अर्थात युद्ध के विषय में इसमें बताया गया है, तो उसमें धनुर्विद्या की काम लगेगी, इसमें धनुर्वेद हो जाएगा। और अथर्ववेद में जो है शिल्पवेद उसका वेद है। अब आपको अगर बताया जाए कि जो ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद के जो ज्ञानी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति, गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद और धनुर्वेद के ज्ञानी को जो है हम विश्वामित्र और शिल्पवेद के ज्ञानी को हम विश्वकर्मा कहते हैं। तो ये आपके जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका टेबल है, ये आप जो है या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। बाकी अगर आप ग्रुप में जुड़ेंगे पेमेंट करके जो है नोट्स के लिए, तो उसमें ये नोट्स आपके भेज ही दिए जाएंगे, वहाँ से आप अच्छे से रिवीजन कर लें। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल हमने देख लिया कि ऋग्वैदिक काल में जो है 3 वेदों के एक प्रकार से रचना की गई थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जिसे वेदत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद का समय जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था। अब हम उत्तर वैदिक काल के विषय में जानेंगे, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हुआ है। इस काल में जाति का निर्धारण जो है वंश के आधार पर हो गया था। ऋग्वैदिक काल में हमने बताया था कि जाति का निर्धारण कर्म के अनुसार हुआ था। उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे की खोज हो गई थी। भारत में लोहे का प्रचलन जो है पहली बार 1000 ईसा पूर्व में आरंभ माना जाता है। वर्तमान में भारत में लोहे का पहला साक्ष्य जो है अतिरंजी खेरा में देखने को मिला है। वैदिक समाज के निर्माता जो हैं आर्य थे। आर्य मध्य एशिया मैक्समूलर से आए हुए थे। भारत में ऐसा मैक्समूलर कहते हैं कि मध्य एशिया से आर्य आए हुए थे। सप्त सिंधु प्रदेश में जो है 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा में आकर यह बस गए थे। मैक्समूलर जी क्या कहते हैं कि जो आर्य थे वह मध्य एशिया से आए हुए थे और जो 7 नदियों का प्रदेश कहा जाता है जैसे पंजाब और हरियाणा, उसमें आकर जो है
बस गए थे। आर्यों की भाषा जो थी वह संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत के मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता था। अर्थात आर्य जो मध्य एशिया से आए हुए थे वह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, जिन्हें संस्कृत आती थी वह उन्हें श्रेष्ठ बुलाते थे और जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उन्हें अनार्य बुलाते थे या निम्न कहकर बुलाते थे। निम्न कौन कहलाएंगे? जो संस्कृत नहीं जानते हैं, संस्कृत यहाँ पर जो मूल निवासी थे वह नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें अनार्य कहते थे, और जो वहाँ से आए थे संस्कृत के उनका ज्ञान था वह खुद को श्रेष्ठ कहते थे। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? अगस्त्य ऋषि ने। उत्तर भारत का आर्यीकरण आपसे पूछा जाए तो उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया था, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुँच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है। यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना जाता है। पाटलिपुत्र में एक प्रकार से आपको देखने को मिलेगा वहाँ से कोई गंगा जल नहीं लेके जाता है, क्योंकि उसे अछूतों की भूमि माना जाता है। आगे हम देखेंगे, इस समय सबसे प्रिय पशु कौन सी थी? ऋग्वैदिक में काल में, उत्तर वैदिक काल में इस समय सबसे प्रिय पशु जो थी वह गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर जो है मृत्यु दंड एक प्रकार से दे दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य जो था उस समय गाय के लिए युद्ध करना अर्थात गविष्टि था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वह कृषि था। परशुड़ी नदी अर्थात रावी नदी के तट पर आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच जो है युद्ध हुआ। इस युद्ध में आर्य विजयी हुए और इस युद्ध को क्या कहा गया? 10 राज्य का युद्ध कहा गया, और इसकी चर्चा कहाँ पर है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। आर्यों के विजयी होने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम जो है आर्यावर्त पड़ा। आर्यों में सबसे महान राजा जो था वह भरत था, जिसके नाम पर आर्यावर्त का नाम जो है भारत रखा गया था। अब हम वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था को समझें। वैदिक काल अर्थात जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो पूरा वैदिक काल है उसकी वर्ण व्यवस्था कैसी रही थी। वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण जो थे वे पूजा पाठ तथा शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे, इनकी संख्या जो है बहुत कम थी। क्षत्रिय ये रक्षा का कार्य करते थे अर्थात सैनिक होते थे, और इनकी संख्या जो है वैश्य में कम थी, एक प्रकार से वैश्य से कम थी। वैश्य जो है व्यवसाय करते थे, ये व्यवसाय करते थे, इनका संख्या शूद्र से कम थी, और ये शूद्र जो है दूसरों की सेवा यहाँ करते थे अर्थात नौकरी करते थे, इनकी संख्या सर्वाधिक थी। आपको स्टार्टिंग में हमने बताई थी कि जो एक प्रकार से कर्म के आधार पर निर्धारित कर दिया गया था। कुल मिलाकर जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो है पूजा पाठ दीक्षा शिक्षा के कार्य करते थे, क्षत्रिय जो है सैनिक होते थे, रक्षा करते थे, वैश्य जो होते थे वह व्यवसाय करते थे, और शूद्र जो होते थे सेवक का कार्य करते थे। अब हम वैदिक काल की सामाजिक जीवन की बात करें तो वैदिक काल में जीवन को 4 आश्रमों अवस्थाओं में बांटा गया था। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहा गया। इसके बाद जीवन को 4 अवस्थाएं जो है प्रारंभ हुई। सबसे पहली अवस्था जो है 5 से 25 वर्ष की उम्र ब्रह्मचर्य या विद्यार्थी अवस्था है। इसमें जंगल में गुरु से शिक्षा ली जाती है और विद्यार्थी गुरु के साथ ही एक प्रकार से रहता था। 25 से 50 तक गृहस्थ जो जीवन था, इसमें विवाह तथा पारिवारिक जीवन का निर्वहन किया जाता था। वानप्रस्थ 50 से 75 इसमें सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता था, और 75 वर्ष के होने पर जो है सन्यासी लोग बन जाते थे। 75 वर्ष के बाद भी एक प्रकार से अवस्था थी, इसमें धार्मिक क्रियाकलापों को किया जाता था। तो अभी तक क्या देखा आपने? वैदिक काल के विषय में। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी। उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो था वह ऋग्वैदिक काल था, और उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आपका उत्तर वैदिक काल था। 2 भागों में विभाजित किया गया। ऋग्वैदिक काल उसे कहते हैं एक प्रकार से जहाँ पर उसमें जो है कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण किया गया, और उत्तर वैदिक काल में जो है वह वंशानुगत जाति का निर्धारण होने लगा था। ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से वेद हुए, वेदत्रयी हुए, हर एक जानकारी आपने ले ली। वर्ण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आप सब कुछ समझ गए हैं। अब हम एक प्रकार से वैदिक साहित्य के विषय में सब कुछ जान चुके हैं। यह चैप्टर आपका यहीं पर होता है समाप्त। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा जो है सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी
ठीक, अब हम आपको बता देते हैं कि नोट्स आपको कैसे प्राप्त करने हैं। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि नोट्स कैसे हमें प्राप्त करना है। ये तो आपका टेलीग्राम चैनल डिस्कशन ग्रुप है, आपस में डिस्कस करने के लिए यूनिक ज्ञान ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर जो है आप विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशंस प्राप्त करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स दिए जाएंगे यहाँ पर दे दिए जाएंगे, PDF नोट्स, तो यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था सर व्हाट्सअप चैनल बना दीजिए, उनके लिए व्हाट्सअप चैनल बनाया गया है, ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप मैसेज करेंगे, बताएंगे सर इस सब्जेक्ट का, इस कोर्स टाइटल का हमें जो है चाहिए। नोट्स आपको मात्र 25 रुपये पे करने होंगे। किसी एक विषय का नोट्स आपको अगर प्राप्त करना है तो उसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो नोट्स दिए जाएंगे उसके विद सॉल्यूशन, और साथ ही साथ आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कराए जाएंगे उसके भी नोट्स दिए जाएंगे। तो बेहतरीन तैयारी आप करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से भी आप वीडियोस के भी माध्यम से करेंगे, उससे भी अच्छी तैयारी होगी। बाकी उसे हैंड रिटन नोट्स आप बना सकते हैं, सेम आपकी क्लासेस चलेंगी, लेकिन वहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से आपको दिया जाएगा नोट्स। चलिए यहाँ पर करते हैं हम इस इन सेशन, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको क्लास, या कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों को प्रिफर कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप जो है यह कमेंट में बताइए आपके, जिससे क्लासेस कंप्लीट कराई जा सके आपके एग्ज़ाम होने से पूर्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।